Welcome back to our channel, or welcome to our channel, Your Educator Friend, a new learning space for you all. So आज के जो लेक्चर में, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का सिलेबस एज़ पर CBSE बोर्ड 2025-26। जैसा कि आप सब जानते हैं, 12th क्लास इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी क्लास, इट्स अ लास्ट ईयर और लास्ट क्लास फॉर योर स्कूलिंग एंड बोर्ड क्लास, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू ऑल। तो इसमें हम बेसिक्स पे बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस फॉर दिस सेशन एज पर 25 to 26 फॉर क्लास 12th। तो 100 मार्क्स की आपकी वेटेज है, जिसमें 20 मार्क्स इज़ फॉर प्रोजेक्ट फाइल एंड 80 मार्क्स इज़ फॉर थ्योरी पेपर विच विल बी अ बोर्ड पेपर। ठीक है, इस 80 मार्क्स को सब डिवाइड किया गया है दो बुक्स में। पहली बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी 5 यूनिट्स हैं, जिनकी वेटेज कुछ ऐसे डिवाइडेड है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स फॉर 10 मार्क्स, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ फॉर 12 मार्क्स, गवर्नमेंट बजट एंड इकनॉमी इज़ 6 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स, ऐसे आपके 40 मार्क्स बन जाते हैं। और दूसरी जो बुक है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें 3 यूनिट्स हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये दोनों मिलाकर एक साथ रहने वाला है, जो कि 12 मार्क्स का है। सेकंड है करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये 20 मार्क्स का है। और थर्ड है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपैरेटिव स्टडी विद दी नेबर्स। ठीक है, ये 8 मार्क्स का है। तो ऐसे करके आपके 80 मार्क्स का थ्योरिटिकल पेपर होने वाला है, जो कि बोर्ड का पेपर होगा। इसमें हम थोड़ा डिटेल में अगर स्टडी करें, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स सेम आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह रहने वाली है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने इंडिविजुअल पे बात करी थी, इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स पे बात की थी, ऐसी आज आप इंडिविजुअल पे नहीं बट आप पूरी इकनॉमी पे एक साथ बात करने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जिसमें आप पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप स्मॉल सेगमेंट्स पे अब बात नहीं करेंगे, अब आप बड़े सेगमेंट्स पे बात करेंगे। तो यूनिट्स 1 में अगर हम बात करें तो आपके 4 चैप्टर कंप्राइज होते हैं, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें 4 चैप्टर्स में ये यूनिट डिवाइड हो रखी है और इसमें हम बेसिक टर्म्स पे बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म्स क्या है, क्या क्या इकोनॉमिक टर्म्स हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर होने वाला है, काफ़ी अच्छी यूनिट होने वाली है और काफ़ी स्कोरिंग यूनिट होने वाली है, अगर आपने अपने बेसिक्स पे ध्यान दे दिया या फिर आपने छोटी छोटी टर्म्स को नेगलेक्ट नहीं करा और फोकस करके पढ़ लिया, तो ये यूनिट बहुत अच्छी यूनिट आपके लिए रह सकती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग भी स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें हो जाती है, जैसे कि मनी, वी ऑल नो व्हाट इज़ मनी, एंड बैंकिंग ऑल्सो वी ऑल नो कि क्या कमर्शियल बैंक्स है और क्या सेंट्रल बैंक्स हैं। तो इसमें हम मेनली मनी के बारे में बात करते हैं कि मनी कैसे रिवॉल्व करती है, कैसे चीज़ों में हम लेन देन करते हैं, और उसके साथ साथ कैसे मनी क्रिएट हुई, कैसे कैसे इवॉल्व हुई, वो सारी बेसिक डिटेल्स मिलती हैं। और बैंकिंग में हम कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शंस, क्या रोल्स होते हैं, और सेंट्रल बैंक्स के क्या फंक्शंस, क्या रोल होते हैं। सेंट्रल बैंक इज़ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक, ये सारे आपके कमर्शियल बैंक्स हो जाते हैं। फिर आगे चलते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में 3 चैप्टर्स रहने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यूनिट 3 थोड़ी पहले जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह होने वाली है। उसमें हम एक साथ एक कंज्यूमर की बात करते थे, एक कंज्यूमर की डिमांड और सप्लाई की बात करते थे। यहाँ पर भी हम डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे, लेकिन एक की नहीं, सारे कंज्यूमर्स की और सारे प्रोड्यूसर्स की। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है और काफ़ी मतलब अच्छा चैप्टर है, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। फिर आगे अगर हम चलें, गवर्नमेंट बजट इज़ रिलेटेड टू योर
रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कि गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है, कैसे बजट बनाती है। तो जो बजट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकती है वो इन्फॉर्मेशन इसमें कंप्राइज करती है कि बजट कैसे बनाया जाता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं, बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं ली जाती हैं, वो सारी बेसिक डिटेल्स हम बजट में पढ़ने वाले हैं। सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जानेंगे कि फॉरेन करेंसी कैसे, मतलब हम इंटरनेशनल करेंसी अपनी करेंसी के फॉर्म में कैसे डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसी के साथ, और उसके क्या क्या टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट रहते हैं। इसमें 2 चैप्टर्स होंगे, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। आगे पार्ट बी में अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ काइंड ऑफ हिस्ट्री कि कैसे पहले हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आए। तो इसमें हम थोड़ी पुरानी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश रूल था, फिर ब्रिटिश रूल से आज़ादी कैसे मिली। नॉट प्रॉपर हिस्ट्री थिंग, बट हाँ इकोनॉमिक टर्म्स पे हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमिकली क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। ठीक है, तो इसमें हम पहली यूनिट में 1947 से 1990 की कहानी जानेंगे कि बिफ़ोर ब्रिटिश रूल क्या था, फिर आफ्टर ब्रिटिश रूल थोड़ी इकोनॉमी कैसे रिवॉल्व हुई, फिर उसके बाद 1991 के बाद की कहानी जानेंगे। ठीक है, 1991 एक इम्पॉर्टेंट ईयर रहा है हमारे लिए 1990s में, क्योंकि एलपीजी पॉलिसीज़ लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी ये हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे, बट अभी के लिए बस इतना ही कि 1990 से इसलिए हमारे लिए चेंजेस नए आए क्योंकि एलपीजी पॉलिसीज़ 1990 में आई थी, तो इसलिए 1991 को अलग से पढ़ा जाता है। फिर आगे चलते हैं करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम मेनली डेमोग्राफिक कंडीशंस पे बात करेंगे इंडिया की, कि क्या हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं, क्या लिटरेसी रेट है, क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, इस सब की डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ कैसी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, टर्शरी सेक्टर कैसे ग्रोथ कर रहा था या नहीं कर रहा था, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। इसमें आपके कुछ 4 चैप्टर्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर यूनिट 8 आ जाती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें मेनली हम कंपैरिजन पढ़ते हैं इंडिया और उसके नेबर्स का। यहाँ पर हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों की एक साथ बात करते हैं। इन तीनों को साथ में क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि इन तीनों को कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो एक साथ मिली थी। चाइना वॉज अंडर डिक्टेटरशिप, तो उसको उससे आज़ादी मिली थी। तो कहीं ना कहीं इन तीनों की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, डेवलपमेंट पाथ है, वो एक साथ शुरू हुआ था। इस वजह से हम इन तीनों को साथ में लेकर चलते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को, कि इन तीनों में क्या क्या कंपैरिजंस रहे थे, कैसे कैसे इन्होंने अपनी शुरुआत करी और कैसे चाइना आगे है, फिर इंडिया आ रहा है और फिर पाकिस्तान है। तो इनकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, फिर लास्ट है प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। इस पे हम डिटेल में फोकस करेंगे इन आवर कमिंग लेक्चर्स। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon for the notification for our upcoming videos. Thank you and bye bye.